नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हम आज देखने वाले हैं आपका बंटी उपन्यास, जो नेट सेट अन्य पे PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण पात्र है, कथन है, यह सब हम आपका बंटी उपन्यास के देखने वाले हैं। आपका बंटी यह उपन्यास मनु भंडारी द्वारा लिखित है। मनु भंडारी का सुप्रसिद्ध मनु भंडारी का यह प्रसिद्ध उपन्यास स्वतंत्र रूप से लिखा गया उपन्यास मनु भंडारी का स्वतंत्र रूप से लिखा गया उपन्यास आपका बंटी है, जो तलाकशुदा दंपति जो तलाकशुदा संबंध विच्छेद पति पत्नी दंपतियों की जो संतान होती है उसके आधार पर है। बच्चों पर पड़ने वाले तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा है। यह कालजयी उपन्यास हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि कालजयी हर रचना में वह जीवित रहने वाली। यह मनु भंडारी द्वारा रचित एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है बाल मनोवैज्ञानिक है। और आपका बंटी यह उपन्यास 16 भागों में विभक्त है। इसका प्रकाशन 1971 में हुआ है आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन कब है? 1971 में। उपन्यास का प्रारंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ होता है। इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है, जो पारिवारिक विसंगति का शिकार है पारिवारिक विसंगति का शिकार हुआ कौन है? बंटी है। शकुन और अजय का तलाक हो चुका है, किंतु इसका पता बंटी को अपने दोस्त टीटू के द्वारा चलता है तलाक अजय और शकुन का जो है तलाक हो चुका है, संबंध विच्छेद हो चुका है। इसका पता बंटी का जो दोस्त है टीटू, उसके द्वारा चलता है। शकुन और अजय के विफल वैवाहिक जीवन का सबसे अधिक प्रभाव उनके बेटे बंटी पर पड़ता है जो शकुन और अजय का तलाक होता है, इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ता है? तो बंटी पर पड़ता है। यह उपन्यास हर उस बच्चे की कहानी है जो इस प्रकार की परिस्थितियों के बीच पीसकर अकेले जड़हीन और अनचाहे होते चले जाने को अभिशिप्त हो गए हैं। अभी इस उपन्यास का कथासार देखते हैं। तलाक की समस्या पर केंद्रित इस उपन्यास में मनु भंडारी ने बाल मनोविज्ञान की मनु भंडारी ने तलाक की समस्या पर केंद्रित इस उपन्यास में मनु भंडारी जी ने बाल मनोविज्ञान की मार्मिक परतों को खोला है। तलाक की इस समस्या के केंद्र में बंटी है तलाक की इस समस्या के केंद्र में कौन है? बंटी है। इसके पिता अजय व माता शकुन है बंटी के माता पिता का नाम क्या है? पिता का नाम अजय है और माता का नाम शकुन है। शकुन आधुनिक एवं स्वतंत्र विचारों वाली आधुनिक स्त्री है शकुन कैसी स्त्री है? स्वतंत्र विचारों वाली आधुनिक स्त्री है। वही अजय अहम भाव से पुरुष है, अहम भाव से भरा हुआ पुरुष है। दोनों से कोई रिश्ते को लेकर झुकने को तैयार नहीं है, केवल एक दूसरे के झुकने की प्रतीक्षा करते हैं दोनों भी मानते नहीं है, दोनों भी एक दूसरे से डटकर सामना करते हैं, कोई हार मानने को तैयार नहीं है, ताकि एक बड़ा दिल करके दूसरे को माफ़ कर दे सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंततः एक दिन दोनों के बीच तलाक हो गया। अजय मीरा नामक एक स्त्री के साथ अजय जो है मीरा नामक एक स्त्री के साथ विवाह करने लगता है। और इधर शकुन भी डॉक्टर जोशी से विवाह करके घर बसाने लगती है वह शकुन भी डॉक्टर जोशी के साथ विवाह करती है और अपना घर बसाती है। जोशी के 2 बच्चे हैं डॉक्टर जोशी के 2 बच्चे हैं, पहली पत्नी से उत्पन्न थे वो पहली पत्नी के 2 बच्चे थे। बंटी और डॉक्टर जोशी का घर नहीं जचता बंटी को जो है डॉक्टर जोशी के घर जो है नहीं जचता वहाँ पर वह अच्छा नहीं लगता। वह माता पिता की वह पाता है कि माँ उसे अब पहले की तरह प्यार नहीं करती वह डॉक्टर जोशी के साथ विवाह कर चुकी है, तो पहले के जैसा बंटी को समय नहीं दे पाती और न ही अपने पास बुलाती है। वह डॉक्टर जोशी के घर खुद को उपेक्षित महसूस करता है खुद को उपेक्षित महसूस करता है, उदास सा। उसे माँ शकुन का डॉक्टर जोशी के साथ कमरे में सोते देखना अच्छा नहीं लगता डॉक्टर जोशी के साथ जो है शकुन का विवाह हो चुका है और वह शकुन डॉक्टर एक साथ कमरे में सोते तो वो बंटी को अच्छा नहीं लगता। उसे शकुन से घृणा होने लगती है और गुस्से से वह पापा अजय को फ़ोन करके कलकत्ता
मिलता है। कलकत्ता यानी वह ऊब जाता है, घृणा करता है शकुन से, और फिर वह पापा को अजय को फ़ोन करके वह कलकत्ता चला जाता है। सौतेली माँ मीरा को भी वह अपना नहीं पाता, यानी वह सौतेली माँ मीरा जो है उसको भी वह अपनाता नहीं है। अजय उसे हॉस्टल में दाखिल करा देता है। यहाँ वह अनाथ सा जीवन जीने की मजबूर होता है, यानी माता पिता होने के बावजूद भी बंटी जो है अनाथ सा जीवन जीने लगता है हॉस्टल में। अजय शकुन के अपने स्वार्थ में बेटा जीवन पीसता चला जाता है, यानी अजय और शकुन के बीच जो है अजय और शकुन के बीच बंटी जो है पीसता जाता है। दोनों में से किसी के पास त्याग भावना नहीं है। बच्चे के लिए कोई भी एक दूसरे की गलतियों को नहीं भूलना चाहता। अंततः बंटी खंडित रिश्ते के बीच त्रासदी का शिकार हो जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। अभी इस उपन्यास के हम महत्वपूर्ण पात्र देखते हैं। बंटी उपन्यास के केंद्र में बालक बंटी की दुर्दशा का चित्रण है। माता पिता के होने के बावजूद वह अनाथ की जिंदगी जीता है, यानी माता है पिता है फिर भी वो अनाथ की तरह जीवन जीता है। अजय बंटी का पिता है, शकुन का पति, जो बंटी से प्यार तो करता है पर उसकी खुशी के लिए समझौता नहीं कर सकता। यानी अजय बंटी का पिता है लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए वह समझौता नहीं कर सकता, हार नहीं मान सकता। अगला पात्र है शकुन। शकुन कौन है? बंटी की माँ है। बंटी की माँ है और उसे शुरू से बेहद प्यार करती है। यानी उपन्यास के प्रारंभ में यदि हमने पढ़ा है तो पता चलता है कि प्रारंभिक दौर में वह बहुत अच्छी प्रेम करती है बंटी से, पर डॉक्टर जोशी से विवाह के पश्चात, यानी बाद में डॉक्टर जोशी से विवाह करती है और उसके बाद जो है वह बंटी कभी बाधा, यानी बंटी जो है उसको बाधा लगने लगता है। डॉक्टर जोशी और उसके शकुन के बीच में बाधा की तरह लगने लगता है। अगला पात्र है वकील चाचा। वकील चाचा कौन है? तो अजय एवं शकुन के वकील सलाहकार की भूमिका अदा करने वाले डॉक्टर वकील के जो है अच्छे खासे कथन आए हुए हैं, वह भी हम देखेंगे। फूफी कौन है? तो फूफी बंटी के घर की नौकरानी है और बंटी की हितैषी है। शकुन के घर की संरक्षिका, यानी शकुन के घर की नौकरानी है जो उसकी अत्यंत हितैषी है। वह अजय को कोसती है, यानी अजय को वह कोसती है। कौन? फूफी। वह पुरानी पीढ़ी से है, वह न अजय के विवाह के पक्ष में है न शकुन के। अगले पात्रों में है डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी कौन है? तो शकुन के दूसरे पति है, शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। प्रमीला। प्रमीला कौन है? तो डॉक्टर जोशी की जो मृत पत्नी है उसका कहीं कथन कुछ नहीं है, केवल उल्लेख मात्र है। और उसका नाम क्या है डॉक्टर जोशी की पत्नी का? तो प्रमीला है। अमी डॉक्टर जोशी का बेटा है। अमी कौन है? तो डॉक्टर जोशी का बेटा है। जोत भी डॉक्टर जोशी की बेटी है, यानी जोत जो है डॉक्टर जोशी की बेटी है। अमी डॉक्टर जोशी का बेटा है। मीरा अजय की दूसरी पत्नी है, यानी मीरा कौन है? तो अजय की दूसरी पत्नी है। चीनू कौन है? चीनू मीरा का बेटा है, यानी चीनू अजय और मीरा का बेटा है, याद रखिए। टीटू बंटी का दोस्त है जो सहपाठी है। कुन्नी शर्मा साहब की लड़की है। अन्य पात्रों में माली है, चपरासी और बंसी लाल। यह पात्र आपका बंटी उपन्यास से है। अभी यहाँ पर कुछ कथन वो देखेंगे। नहीं, विशेष हम इसकी विशेषता क्या है? चरित्र अनुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है इस उपन्यास में। उपन्यास की भाषा में अंग्रेजी संस्कृति के तत्सम उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। बाल मन को मनु जी ने मार्मिक ढंग से उकेरा है। अब हम इसके महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। इसमें कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछे गए हैं। शकुन अजय के आपसी संबंध में बंटी चाहे कितना भी फालतू और अवांछनीय हो गया हो, यानी शकुन और अजय के बीच का जो संबंध है, बंटी कितना चाहे फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया है। कौन? ये लेखिका कहती है। और इस उपन्यास की जो भूमिका है वह बंटी की जन्मपत्री बंटी के नाम से भूमिका लिखी हुई है। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिशोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र में सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं न कहीं फालतू हो गए हैं। ये वक्तव्य लेखिका का मनु भंडारी का है और इसकी भूमिका जो है आपका बंटी उपन्यास की जन्मपत्री बंटी के नाम से लिखी गई है, याद रखिए। जब तक आंखें खुली हैं, नज़र कमरे की दीवारों में कैद कर, पर आंख बंद करते ही जैसे सारी सीमाएं टूट जाती हैं और न जाने कहाँ कहाँ के जंगल, पहाड़ और समुद्र तैर आते हैं। आंखों के सामने
परियां और पाताल लोक की नाग कन्याएं तैरती हुई उसके सामने से निकल जाती है। उसके बाद है बड़ी खातिर करना सीख गया तू, यानी ये बंटी के बारे में लेखिका का कथन है। बड़ी खातिरदारी करना सीख गया तू तो एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया है, ये वकील चाचा बंटी से कहते हैं। आगे है तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुणी है शकुन, कलाकार बनेगा, देखो न इस उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी है, ये वकील चाचा ही शकुन से कहते हैं। अगला कथन है मैं क्या जानता नहीं, इसलिए तो कह भी दिया, कोई और होता तो कभी बीच में नहीं पड़ता। अजय ने दस्तखत करके फॉर्म दे दिया, यानी वो तलाक का फॉर्म। कल तुम भी उस पर दस्तखत कर देना, मैं कचहरी में जमा करके जल्दी ही कोई तारीख देने की, ये वकील चाचा शकुन से कहते हैं। उसके बाद है अच्छा है चाचा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि यह सब कुछ जाने, यानी वो शकुन चाहती कि बंटी जो है सब कुछ जाने। आखिर कब तक इससे छिपा कर रखा जा सकता है। अब इसके मन में यह बात बहुत घुमटने लगी है आजकल, यह शकुन वकील से कहती है। अगला कथन देखते हैं। शकुन के लिए समय जैसे एक लंबे अरसे से ठहर गया था। यूँ घड़ी की सुई तो बराबर ही चलती थी। रोज सवेरे पीछे के आंगन से घुसकर धूप सारे घर को चमकाती दमकाती दोपहर को लॉन में फैल पसर कर बैठ जाती और शाम को बड़ी अलसाई सी धीरे धीरे सरकती हुई पीछे को पहाड़ियों में छुप जाती। शुरू के दिनों में ही एक गलत निर्णय ले डालने का एहसास दोनों के मन में बहुत साफ होकर उभर आया था। किसके? शकुन और अजय के, जिस पर हर दिन और हर घटना ने केवल शान की चढ़ाई थी। समझौते का प्रयत्न भी दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की इच्छा से नहीं होता था, वरन एक दूसरे को पराजित करके अपने अनुकूल बना लेने की आकांक्षा से तर्कों और बहसों में से दिन बीतते थे और ठंडी लाशों की तरह लेटे लेटे दूसरे को दुखी, बेचैनी और छटपटाते हुए देखने की आकांक्षा में रातें भीतर ही भीतर चलने वाली एक अजीब सी लड़ाई थी। वह भी जिसमें दम साधकर लोगों ने हर दिन प्रतीक्षा की थी, कब सामने वाले की सांस उखड़ जाती है और वह घुटने टेक देता है, जिससे कि फिर वह खड़ी उदारता और क्षमाशीलता के साथ उसके सारे गुनाह माफ़ करके उसे स्वीकार कर ले, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को नीरे एक शून्य में बदलकर। एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था, यानी एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था और वह हो गया। 10 वर्ष का यह विवाहित जीवन एक अंधेरा सुरंग में चलते चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। यानी शकुन और अजय के वैवाहिक जीवन को कितने वर्ष हुए थे? तो 10 वर्ष हुए थे, याद रखिए, पूछा जा सकता है। 10 वर्ष का यह विवाहित जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे एकाएक वह उसके अंतिम छोर पर आ गई है, पर न जाने पर आ पहुंचने का संतोष भी तो नहीं। यानी एक अंतिम छोर पर, यानी विच्छेद होने पर आया है, तलाक हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है, फिर भी वह खुश संतोषी नहीं है। ढकेल दिए जाने की विवश कचोट भरी है। चीज़ों को सही तरीके से लेना सीखो शकुन, यानी ये वकील चाचा क्या कहता है शकुन से कि चीज़ों को तुम सही तरीके से लेना सीखो शकुन। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात में तरह तरह की गंध आ रही होगी। जिस स्थिति में तुम हो उसमें यह बहुत स्वाभाविक भी है। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है सब जगह धोखा ही धोखा है, पर ऐसा होता नहीं है, ये वकील चाचा शकुन से कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट कथन है, यहाँ से पूछा जा सकता है।
जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है कि सब जगह धोखा ही धोखा है, पर ऐसा होता नहीं। ये वकील चाचा शकुन से कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। अगला कथन देखते हैं। और इस स्थिति की दो ही परिणतियाँ हैं, यानी इस स्थिति की दो ही परिणतियाँ हो सकती है होगी। या तो तुम उसके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करके उस पर हावी होने की कोशिश करेगी, ये भी वकील चाचा का कथन है, करोगी, और या फिर अपने को बहुत ही उपेक्षित और अपमानित महसूस करोगी। उस समय तुम्हें यही लगेगा कि जिसके पीछे तुमने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद की, वह अब तुम्हें ही भूल कर अपनी ज़िंदगी जीने की बात सोच रहा है। ये वकील चाचा शकुन से बंटी के बारे में कह रहे हैं। तुमने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद की, वह अब तुम्हें ही भूल कर अपनी ज़िंदगी जीने की बात सोच रहा है। उस समय तुम्हें बुरा लगेगा। आज अजय को लेकर तुम्हारे मन में जो कटुता है, वह हो सकता है कि वही फिर बंटी को लेकर हो, और आज से 10 गुना ज़्यादा हो। ये वकील चाचा शकुन को समझा रहे हैं। अगला कथन है। देख रही हूँ जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे तू जिद्दी और ढीठ होता जा रहा है। अच्छा है भद गुड़वा सबके बीच मेरी, यानी ये शकुन बंटी से कहती है, डांटती है। अगला कथन है। कहते हैं तू यहाँ से चले जाओ बंटी भैया, यानी कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ बंटी भैया, ये फूफी बंटी से कहती है। हमारे तन बदन में आग लगी हुई है इस वक्त। बहू को ले जाकर थाना कचहरी में खड़ा करेंगे, कौन आ जाए, मर्दांगी दिखाएंगे। अरे हाथ पकड़कर निभाने की मर्दांगी जिसमें नहीं होती, यानी हाथ पकड़कर निभाने में जिसमें साहस नहीं होता, वह ऐसे ही मर्दांगी दिखाते हैं। अजनबी जिसमें नहीं होती, यानी अनबन किसमें नहीं होती, यानी अनबन जो है सभी में होती है। तो क्या ब्याही औरत को छोड़ दिया जाता है, यानी अनबन सभी में होती है। क्या जिसके साथ विवाह होता है उसको छोड़ दिया जाता है, ये फूफी बंटी से कहती है। अगला कथन है। तब दो बाहों ने बंटी को उसे अपने में समेटा। बिना जरा भी विरोध किए वह इस प्रकार से सिमट गया मानो बड़ी देर से इसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एक बार मन हुआ कि गले में बाहें डालकर चिपट जाए, पर हिलना तो दूर, सांस लेने की हिम्मत नहीं है इस समय उसमें, बंटी में। अगला कथन देखते हैं। पर आज 4 लोगों के सामने मेरे मुंह पर जूता मारकर तूने बता दिया कि तू क्या बना है और मैं तुझे क्या बना सकी हूँ। ये शकुन बंटी से कहती है। शकुन बंटी जो है गुस्सा करता है, तब शकुन यह कहती है। तुम उस पर शायद इतना ज़्यादा हावी रही हो, वह पूरी तरह लड़का बन नहीं पाया। तुमने उस उधम करने की नहीं दिया। हाँ, औरतों वाली जिद और रोना ज़रूर सिखा दे। ये जोशी बंटी के बारे में शकुन को बताता है। जब बंटी जो है वह रोता है रात में, और रोने के बाद वह शकुन उसको अपने पास लेती है, तब का कथन है यहाँ। तुम उस पर शायद इतना ज़्यादा हावी हो रही हो कि वह पूरी तरह, यानी तुमने बंटी का पूरा विकास होने नहीं दिया, ऐसा जोशी का मानना है। लड़का बन ही नहीं पाया, तुमने उसे उद्यम करने ही नहीं दिया, यानी तुमने उसका खुद का विकास करने ही नहीं दिया। हाँ, औरतों वाली जिद और रोना ज़रूर सिखा दिया। ये जोशी का कथन है। आगे देखते हैं। अच्छा क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। अच्छा क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है। बताओ, तुम्हें क्या कभी अपनी पत्नी की याद नहीं आती, और आती है तो क्यों, उसे तुम क्या कहोगे। ये शकुन जोशी से कहती है, जब वो बंटी को बारे में बोलता है तब। यह बंटी का रवैया कहाँ गया। यह बंटी का रवैया तुम्हारे साथ अकेले रहते रहते वह बहुत पजेसिव हो गया है। वह किसी और को तुम्हारे साथ देख नहीं सकता।
तुम किसी और को, ये जोशी शकुन, डॉक्टर जोशी शकुन से कहता है, यानी वह कहता है जोशी कि तुम बंटी के साथ रहती हो और इसलिए जो बंटी तुम्हारे साथ और किसी को देख नहीं सकता। बाप के रहते यह बिना बिना बाप का हो रहा, अब माँ के रहते यह बिना माँ का न हो जाए। ये फूफी शकुन से कहती है कि बाप का होते हुए वो बिना बाप का रहकर जीवन जी रहा है, अब माँ का होते हुए भी वह बिना माँ का न रहे। आगे देखते हैं, कहाँ गया। ऐसा ही होता है बहू जी, ऐसा ही होता है। आपने बोई बोई सींचे पौधों से ऐसा ही मोह होता है, बिल्कुल संतान जैसा, जहाँ एक बार लगाओ वहाँ से उखाड़ नहीं जाता। ये माली शकुन से कहता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। इस देश में तो तीन ही भी नहीं, बस दो बच्चे पैदा करने चाहिए, यानी इस देश में तीन नहीं, दो ही बच्चे पैदा करना चाहिए। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे 10-20 नहीं। तीसरा बच्चा फालतू बच्चा, तीसरा बंटी फालतू बंटी। ठीक है बेटे, तू वही चला जा, तेरे पापा तुझे लेने आ रहे हैं। अब मैं भी नहीं रोकूंगी, जब तू ही खुश नहीं तो आखिर अपने पापा से कम जिद तो तू भी नहीं, यानी अपने पापा से कम जिद तो तू भी नहीं, पापा की तरह तू भी जिद्दी बना है। ये शकुन बंटी से समझा रही है, बता रही है। अगला कथन है, सब लोग केवल उससे चाहते हैं, सब लोग केवल उससे चाहते ही है और वह उसकी चाहनाओं को पूर्ति रहे, यही एकमात्र रास्ता है उसके लिए, बस वह कुछ न चाहे। जहाँ चाहती है वही गलती क्यों हो जाती है, ऐसी अनुचित असंभव भी तो उसने कुछ नहीं चाहा। एक सहज सीधी जिंदगी जिसमें रहकर वह कम से कम यह तो महसूस कर सके कि वह जिंदा है। केवल सूरज डूब उगकर ही उसे रात होने का, बीतने का एहसास न कराए, उसके अतिरिक्त भी कुछ हो। ये काफ़ी ये है। ये तो सूखेगी ही, ये तो सूखेगी, उस जमीन के खाद पानी की पत्तियां हैं, ये तो सूखकर झड़ जाएगी, फिर नई पत्तियां फूटेगी, जड़ पकड़ने के बाद कोई डर नहीं। और उसने खुद उन मरी मुरझाई पत्तियों को झाड़ दिया। ये वो माली जो है शकुन से कहता है, मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल ही भेजना है। यहाँ घर में रखने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ। मैं क्या जानता नहीं कि इस घर में, यानी मैं क्या जानता नहीं इस घर में वह नहीं रह पाएगा। यह अजय जो है मीरा से कहता है। मीरा जो है अजय की दूसरी पत्नी है। तो यहाँ पर जो है आपका बंटी उपन्यास के पात्र और उसके मेन कथन जो थे वह हमने देखे हैं। अभी यहाँ पर धरती धन्ना अपना उपन्यास का इतना ही अंश है, हम इतना ही पढ़ते हैं। धरती धन्ना अपना यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोहाब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित है, यानी दलित समाज पर है और इसमें घोड़ेवाहा नामक गांव का चित्रण है। ये महाराष्ट्र सेट में पूछा हुआ प्रश्न है कि घोड़ेवाहा नामक गांव का चित्रण किस उपन्यास में हुआ था। इसका प्रकाशन सन 1972, यानी धरती धन्ना अपना उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है, तो 1972 में हुआ है। इस उपन्यास के केंद्र में काली और ज्ञानों की प्रेम कथा है, यानी धरती धन्ना अपना में किसकी प्रेम कथा है, काली और ज्ञानों की, तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है, इसे दर्शाने की कोशिश की गई है। उपन्यास का आरंभ काली जो हरिजन जाति का है, यानी काली हरिजन जाति का है, और उसके 6 वर्ष बाद कानपुर शहर से घोड़ेवाहा लौटने से आता है, यानी काली कहाँ से लौट कर आता है, तो कानपुर शहर से घोड़ेवाहा नामक गांव में लौट कर आता है। चाची के अंधविश्वास की वजह से काली की मृत्यु नंद सिंह का बार बार धर्म परिवर्तन, यानी नंद सिंह जो है बार बार धर्म परिवर्तन करता है। पंडित संतराम का धार्मिक पाखंड और दंभ, काली और ज्ञानों का प्रेम संघर्ष तथा पूंजीपतियों द्वारा चमार जाति के लोगों को प्रताड़ित करना, यानी शोषण करना, अर्थात उनकी वेदना को इस उपन्यास के द्वारा चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है, मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और
उनके दामन में छिपी एक अदभ्य वेदना की उपज में लिखा गया है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, जगदीश चंद्र माथुर ने इस उपन्यास की भूमिका में लिखा हुआ कथन है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय, यानी किशोरावस्था में जो हम भूल नहीं सकते हैं, ऐसी इसका वह ये है। एक मिनट।